अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद अस्करी। सो आई एम अरसल अस्करी। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज हम रोमांटिक एज को स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के प्रीवियस लेक्चर को मिस कर दिया है तो मेरे चैनल पर जाकर इसकी मुकम्मल प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपनी मर्जी का लेक्चर सुन सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाला नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। आइए टाइम ज़ाया किए बगैर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हम रोमांटिक एज को स्टडी करने जा रहे हैं। इसको रोमांटिक पीरियड या रोमांटिसिज्म भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 1798 से 1824 तक है और इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इरा में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी चल रहा था। और अब हम इस एज के कुछ अहम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहला पॉइंट है सोसाइटी वाज चेंजिंग एंड बिकमिंग इंडस्ट्रियल रेदर देन एग्रीकल्चरल। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तरक्की की तरफ एक इशारा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर से मुराद ये है कि लोग खेती बाड़ी से चेंज हो रहे थे और रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आ रहे थे, यानी लोग स्टोन एज से मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ चेंज हो रहे थे। लोग मटीरियल बना रहे थे यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से सोसाइटी भी चेंज हो रही थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। इस एज में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो फ्रेंच अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ थी और लोगों ने अरिस्टोक्रेसी से जान छुड़ाने के लिए डेमोक्रेसी को इख्तियार कर लिया। मतलब ये कि अब जो गवर्नमेंट थी वो लोगों के हाथ में थी या लोग रेवोल्यूशनरी हो रहे थे गवर्नमेंट को अपने हाथों में लेने के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ मिडिल क्लास। इस एज में मिडिल क्लास दब दब के जी रही थी और फिर वहाँ रेवोल्यूशन भी शुरू हो चुका था और इस रेवोल्यूशन में मिडिल क्लास आगे आना चाह रही थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस वाज स्लो एंड पेनफुल। यहाँ पे स्लो का मतलब है कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। इसमें एक लंबा अरसा लगता है। चाहे वो कोई भी रेवोल्यूशन हो वो आसान नहीं होती। और यहाँ पे पेनफुल का मतलब है कि इस रेवोल्यूशन में लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी थी और इसमें बहुत सारी जानें भी गई थी और माल भी गया था और लोगों की प्रॉपर्टीज भी जब्त हो चुकी थी। अब बहुत सारा हर तरफ खून खराबा हो रहा था। तो यही सब पेनफुल था उन लोगों के लिए जो इस एज में जी रहे थे। और हमारा इससे नेक्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। यहाँ पे अब मिडिल क्लास जो थी वो नीचे थी, अब वो ऊपर आ रही थी। मतलब ये कि सोशल क्लास ऊपर आ रही थी और पॉलिटिकल प्रॉब्लम इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि अरिस्टोक्रेसी खत्म हो रही थी और डेमोक्रेसी आ रही थी इस दौर में। जैसा कि एक इंसान दूसरे इंसान को तरक्की करता नहीं देख सकता, इसी तरह अरिस्टोक्रेसी को पसंद थोड़ी आएगा कि मेरी जगह डेमोक्रेसी आ जाए। अगर ऐसा होता तो नीचे वाले लोग ऊपर आ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। और इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन अटैक्ड। ये एक वार की बात की गई है। इस एज में नेपोलियन वार शुरू हो चुकी थी। इस वार में नेपोलियन ने फ्रेंच पर हमला किया था। और अब हम इस एज की लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। रोमांटिक एज का जो मेन डिसिप्लिन था वो पोइट्री या रोमांटिक पोइट्री था। इस एज में जितना भी काम हुआ वो पोइट्री पर हुआ। इस एज में एक इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है इमेजिनेशन, यानी पोइट्री में इमेजिनेशन का यूज किया जाता था। और वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेले, कीट्स इसी टाइम पीरियड के पोइट्स हैं। वर्ड्सवर्थ का एक इम्पोर्टेंट वर्क है पोएटिक डिक्शन। इसमें उन्होंने इमेजिनेशन का कंसेप्ट दिया और फिर कोलरिज ने फंटेसी का कंसेप्ट देने के साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन का कंसेप्ट भी दिया। वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन को सिर्फ पोइट्री में यूज करते थे लेकिन कोलरिज ने इसका लॉजिकल कंसेप्ट भी दिया। इस एज की पोइट्री में सबलाइम भी था। इस टाइम पीरियड में सब्लिमिटी भी थी। इट मीन्स दैट के सबलाइम होना या यूनिवर्सल होना कि जो कोई भी पोइम लिखी जाती थी वो तमाम के तमाम लोगों को लगता था कि हमारे ऊपर ही लिखी गई है या हमारी ही बात पे ये पोइट्री लिखी गई है या फिर हमारे ही जज्बातों को बयान किया गया है, यानी इस पोइट्री में यूनिवर्सलिटी पाई जाती थी। इस एज में भी न्यू क्लासिकल एज की करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी, यानी इस एज में भी पोइट्री की जो वर्सेस थी वो क्लासिकल थी। इस एज की एक और करैक्टरिस्टिक्स है मेलंकली, यानी इसका मतलब है सारो, यानी इस एज में गमज़दा पोइट्री की जा रही थी। आपको ये भी पता होगा कि इस एज में फ्रेंच रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशन भी चल रहा था और रेवोल्यूशन में माली और जानी दोनों नुकसानात होते हैं। इसी वजह से इस एज में जो पोइट्री लिखी जा रही थी उसमें गमगीन बातें की जाती थी। इस एज की पोइट्री में सब्जेक्टिविटी भी पाई जाती थी, यानी पोइट्री में एक इंसान के बारे में बात की जाती थी और उस इंसान के जज्बात, एहसासात, ख्यालात, फीलिंग और इमोशन के बारे में बात की जाती थी। इस एज की पोइट्री में हेलेनिज्म का कंसेप्ट भी पाया जाता था, यानी इसमें मैथोलॉजी या फिर ग्रीक मैथोलॉजी या फिर गॉड या गॉडेस की बातें की जाती थी। इस एज में सुपरनेचुरलिज्म भी दिखाया गया था, यानी जिन्नों और भूतों की बातें की जाती थी इस एज में। और इसके अलावा इस एज में मिडिल एज का नॉस्टैल्जिया भी दिखाया गया है, यानी मिडिल एज की बातें या इस एज की खूबसूरती की बातें या प्रॉस्पेरिटी की बातें की जाती थी इस एज में। इस एज में नेचर को एज अ थीम दिखाया गया है। ये आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में भी नजर आएगा। इनका जो मेन थीम था वो नेचर ही था। इसके अलावा दूसरे पोइट्स ने भी नेचर को एज अ थीम ही पेश किया। इस एज की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन मैन लैंग्वेज। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में कॉमन मैन लैंग्वेज को यूज किया। इसने ब्लैंक वर्ड्स को भी अपनी राइटिंग में यूज किया, लेकिन राइम को ज्यादा अहमियत ना दी और ना ही मीटर को ज्यादा अहमियत दी। इसने हमेशा लॉन्ग मीटर को यूज किया क्योंकि इसमें कोई खास राइमिंग स्कीम नहीं होती थी। जी स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। आइए अब हम रोमांटिक राइटर्स की जनरेशन को स्टडी करते हैं। इस एज में रोमांटिक राइटर्स की दो जनरेशन थी। एक है फर्स्ट जनरेशन और इस जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, रॉबर्ट सोथी और स्कॉट शामिल हैं। और दूसरी जनरेशन है सेकंड जनरेशन और इस जनरेशन में बायरन, शेले, कीट्स, लिगेंट-हार्ट, हैजलिट और जेन ऑस्टन शामिल हैं। फर्स्ट जनरेशन वाले पोइट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज और सोथी को लेक पोइट्स का नाम भी दिया गया है। यहाँ पे इनको लेक पोइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट वहाँ एक जगह का नाम है और ये तीनों वहाँ रहते थे और ये तीनों आपस में दोस्त भी थे। इन तीनों ने पोइट्री पर बहुत ज्यादा काम किया, इतना ज्यादा काम किया कि इन्होंने पोइट्री से रिलेटेड स्कूल भी खोले और फिर पोइट्री के ऊपर कुछ थ्योरीज भी लिखी। सो हम कह सकते हैं कि लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम पर इन्हें लेक पोइट्स कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और सोथी को ओल्ड ग्रुप भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी डेथ बहुत लेट हुई थी, यानी ये बुढ़ापे की उम्र में इस दुनिया से गए और ये तीनों रेवोल्यूशनरी पोइट्स भी थे। इस टाइम पीरियड में हमें एक और ग्रुप भी मिलता है। इस ग्रुप का नाम है स्कॉट ग्रुप। इस ग्रुप में सर वाल्टर स्कॉट, थॉमस कैम्पबेल और थॉमस मोर शामिल हैं। इसको स्कॉट ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्कॉट शामिल है और इन्होंने ही इस ग्रुप को बनाया था और इनकी पोइट्री विलियम वर्ड्सवर्थ से ज्यादा फेमस थी, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हुए। इस टाइम पीरियड में एक और ग्रुप भी है जिसका नाम है यंगर ग्रुप। इसमें सेकंड जनरेशन के बायरन, शेले और कीट शामिल हैं। इस ग्रुप के पोइट्स भी रेवोल्यूशनरी थे, यानी ये भी रेवोल्यूशन के बारे में लिखते थे और इसको पसंद भी करते थे और इनकी डेथ भी यंगर एज में हो गई थी। जब बायरन की डेथ हुई तो उनकी उम्र 36 साल थी और जब शेले की डेथ हुई तो उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी और इसके अलावा जब कीट्स की डेथ हुई तो उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। आइए अब हम इस एज के प्रोज राइटर को देखते हैं कि इस एज में कौन कौन से प्रोज राइटर शामिल थे। इसमें चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट और थॉमस डी क्वेंसी शामिल हैं और ये इस एज के इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर हैं। अब हम इस एज के फेमस नॉवलिस्ट को देखते हैं कि इस एज में फेमस नॉवलिस्ट कौन कौन थे। इस एज में फेमस नॉवलिस्ट मिसिज एन रेडक्लिफ और जेन ऑस्टन शामिल हैं। स्पेशली जेन ऑस्टन के नावल तो बहुत ही फेमस थे, जैसे कि सेंसिबिलिटी, और इसके अलावा इनका और भी एक फेमस नावल है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी। उसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। इस एज में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स भी लिखे गए, आइए उनको स्टडी करते हैं। इस एज में एक वर्क लिरिकल बैरड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों ने मिलकर लिखा था। इनके अलावा विलियम ब्लेक के भी कुछ वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फॉर्जूस, द यरूशलेम। इनके अलावा सर एस.टी. कोलरिज के भी कुछ वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि द
द राइम ऑफ एंशियंट मेरिनर, द क्राइस्ट टेबल और कुबला खान शामिल हैं। जी व्यूवर्स, एक और बात जो आप लोगों ने लाजमी नोट करनी है, इस वीडियो में मैंने जितने भी राइटर या फिर उनके वर्क्स का जिक्र किया है और उनके साथ मैंने कुछ डेट वगैरह मेंशन की है, तो वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। जैसा कि जेन ऑस्टन और उनकी साथ मैंने डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है 1775 टू 1817। तो इस तरह किसी भी वर्क या फिर राइटर की आपने डेट को लाजमी नोट करना है, क्योंकि ये बहुत डेट इंपॉर्टेंट है इस पीरियड में। और इसके अलावा अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आप भी अपनी मर्जी के किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम कमेंट्स में लिखिए। इंशाल्लाह एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।